हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। आज की पहली मैराथन में आप सभी का स्वागत है और इसमें मैं जो कवर करने वाला हूं वो है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बीपीएड एमपीएड कोटा यूनिवर्सिटी के साथ साथ वनडे एग्जाम भी कवर करने वाला हूं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आज की मैराथन क्लास में थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं और सेकंड मैराथन में मैं मिलूंगा एमसीक्यू सीरीज के साथ में। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। ये सारी वो क्वेश्चंस एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने जितने भी एग्जाम हुए हैं सबसे कलेक्ट किए, और अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लो, अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं। हेल्थ की डेफिनेशन बात करूं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इन्फर्मिटी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य की जो परिभाषा दे रखी है, ये दे रखी है अकॉर्डिंग टू WHO। WHO आप सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन हर एग्जाम में पूछी जाती है। पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण समिति की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। मीन्स हम बोल सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, एकदम फिट जो व्यक्ति होता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई बीमारी नहीं तो फिट है। तनाव भी है, शारीरिक रूप से कमजोर भी है, सोशल रूप से भी कमजोर है, तो भी वो बीमार माना जाता है, तो भी वो एक अपने आप में ग्रस्त व्यक्ति माना जाता है, किसी ना किसी चीज़ से पीड़ित तो है ना। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी है जिसमें फिजिकली, मेंटली एंड सोशली इन तीनों का बैलेंस अगर अच्छा है तो आप जो है फिट हैं, और इनमें से कोई भी कंपोनेंट आपका डैमेज होता है, अगर मान लो सपोज दैट अगर आपको कोई न्यूरो डिसऑर्डर हो जाता है, आप मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, दिमाग के साथ साथ आपको सोसाइटी भी पसंद नहीं करती कि ये पागल है, इसको हटाओ। जब मेंटल और सोशल आपका जो एलिमेंट है वो भी खराब हो गया, तो इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, तो आप शरीर से भी खराब हो चुके हैं। तो शरीर पर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देनी है। मीन्स कोई भी बीमारी, चोट, इंजरी, इन सब से हमारी जो है हेल्थ प्रभावित होती है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ वर्ड कहाँ से आया। हेल्थ कम्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश वर्ड हेले। हेले मीन्स होता है होलनेस, होल और साउंड। उन्होंने बोला है कि हेलेस मतलब हम बोल सकते हैं संपूर्णता से, मतलब एकदम फिट है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, हर तरीके से फिट है। आपने देखा होगा आज के टाइम में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से पीड़ित है, चाहे वो फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, सोशली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। बट आज के टाइम में इन कंपोनेंट को, पूरे जो कंपोनेंट होते हैं उनके साथ में बहुत ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं सोसाइटी में, समाज में। तो हेल्थ यही बोलती है, हेल्थ एजुकेशन यही बोलती है। और हाइजीन को हम इसके बाद समझेंगे। फिर उसके बाद एक और जो है हमारे साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू JF विलियम। ये दो डेफिनेशन मैंने निकाल रखी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, PTI, BPED, MPED, जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब में पूछेगी दो डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं JF विलियम के अनुसार, हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट। कहने का मतलब है, JF विलियम के अनुसार उन्होंने बोला स्वास्थ्य जीवन की वह गुणवत्ता है जो किसी व्यक्ति को सबसे अधिक जीने और सर्वोत्तम सेवा करने में सक्षम बनाती है। कहने का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी, और इंडिविजुअल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ, अगर उसकी क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी इन द सेंस उसका जीने का तरीका, बोलने का तरीका, उसका शरीर, उसका माइंड, उसका बिहेवियर, ये सब कुछ बैलेंस हैं, तो वो व्यक्ति एक अपने आप में अच्छा माना जाता है और उसको रेस्पेक्ट भी ज़्यादा देते हैं।
ये दो डेफिनेशन है, इनको रट लेना, की पॉइंट्स पहचान लो, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग लग जाए तो WHO ने डेफिनेशन दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि WHO का हेड क्वार्टर कहां पर है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। और फिर जेएफ विलियम के अनुसार उन्होंने बोला इसको कैसे पहचानेंगे, हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, की पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ दिख जाए तो जेएफ विलियम में घुस जाना। आप आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के स्वास्थ्य के हमारे 5 डायमेंशन है, 5 आयाम है, इनसे पूरा व्यक्ति संपूर्ण तरीके से तैयार किया जाता है। आप बोलेंगे कौन कौन से? पहला है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की जो फिजिक है, मैं बात करने वाला हूं फिजिक मतलब उसकी बॉडी, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो उसमें कोई भी डिफॉर्मिटीज नहीं है, कोई भी अपंगता नहीं है, कोई भी विकलांगता नहीं है, वो शारीरिक रूप से एकदम फिट दिख रहा है, तो इसका मतलब उसको सोसाइटी समाज सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा हैंडीकैप्ट लोगों के दोस्त कम बनते हैं, अगर बनेंगे तो उसी फील्ड वाला हैंडीकैप्ट वाला ही जो है दोस्त बनेगा। तो फिजिकली डायमेंशन का मतलब है उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, वो मोटा तो नहीं है, पतला तो नहीं है, कैसा है, दुबला है, ओवरऑल मिला के उसका शरीर का स्ट्रक्चर कैसे ढांचा तैयार किया गया है, अगर वो फिट है तो वो फिजिकल डायमेंशन है। 5 डायमेंशन है हेल्थ के, इनमें से आपको 3 दे रखे होंगे, एक दूसरा डाल दिया होगा, उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर ये पूछ सकता है हेल्थ डायमेंशन का डायमेंशन कौन सा है। 3 अलग होंगे, एक कोई दूसरा होगा। मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। मानसिक आयाम का मतलब है मैंने आपको बताया कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मेंटली डिस्टर्बेंस तो नहीं है। आपने बहुत सारे डिसऑर्डर देखे होंगे, न्यूरो डिसऑर्डर, मैं बात करूं न्यूरो डिसऑर्डर हो गया, या ब्रेन की कोई समस्या हो गई, आप पागल हो गए, तो आप समझ सकते हैं जब आप पागल की सीढ़ी में आ जाएंगे तो क्या आप व्यक्तित्व तो कहला जाएंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी कहला जाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपको ये पागल ही घोषित कर दिया, आप दिमाग से मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए इनका एक हम बोल सकते हैं इनका एक अलग इन्वायरमेंट होता है। जब आदमी पागल हो जाता है तो मेंटल हॉस्पिटल उसको लेकर जाते हैं कि ऐसे लोगों में रहे, ऐसा ही व्यवहार सीखे और अपने आप में कुछ परिवर्तन करे। फिर उसकी साइकोथेरेपी भी होती है कि अगर थोड़े से लेवल का अगर मेंटल डिसऑर्डर हुआ है तो उसको सही किया जाए। इमोशनल, भावनात्मक रूप से आज के टाइम में लोग बहुत जो है वीक हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी इमोशनल कर देते हैं और सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भावनात्मक रूप से ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ये घातक हो सकता है। अगर आपको कोई भी लुभाता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता है, आप भावनात्मक रूप से जो है कमज़ोर हो जाते हैं, तो इमोशनली आपको एकदम ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है। हर एक चीज़ का बैलेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक आयाम, एकदम इतने आध्यात्मिक व्यक्ति मत बन जाओ कि दूसरे धर्म की क्रिटिसाइज करना, दूसरी जाति का जो क्रिटिसाइज करना, दूसरे गॉड का जो है क्रिटिसाइज करना, अपमान करना। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं वो इतने आस्थावादी बन जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं, वो अपनी चीज़ों में मगन हो जाते हैं, और ज़्यादा अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो नुकसानदायक होती है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रखो, डायमेंशन रखो, मैंने बताया हर चीज़ का बैलेंस है। अगर आप, मैं एक देसी एग्जाम्पल देता हूँ फिजिकल डायमेंशन, अगर आप ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, सोसाइटी आपको गाली देगी, पतला है, मरियल है, दुबला है, खाता पीता है, कुछ नहीं करता है। ऐसे ही स्पिरिचुअल के अंदर होता है कि आपको बैलेंस रखना है, नहीं है तो भी लोग आपको परेशान करेंगे, ज़्यादा हो गए तो भी आपको परेशान करेंगे, बैलेंस रखना है। सोशल डायमेंशन, सोसाइटी को देखते हुए, समाज को देखते हुए आपको अपने कदम रखने हैं। ये नहीं सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाएं। सोसाइटी से अगेंस्ट जाते हो, समाज से अलग जीने का प्रयास करते हो, समाज को एकदम बाहर करते हो, तो आप समझ लेना कि गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो जैसी सोसाइटी है उसी के हिसाब से रहना पड़ता है। मैं एक देसी एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान के अंदर आज भी एक ऐसा कल्चर है कि वहाँ पर जो है पर्दे में रहना, और कुछ गांव हैं, बाकी आजकल तो मॉडर्न कंसेप्ट आ चुका है। पाली, जोधपुर जैसे शहर की हम बात करें, एकदम ऐसे घूमते हैं जैसे इंग्लैंड में घूम रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं यहाँ पर, तो हर चीज़ जो है हमें समाज के हित में रह के करनी होती है।
उनके रूल रेगुलेशन को पालन करना होता है। तो 5 प्रकार के डायमेंशन है जिनसे हमारा हेल्थ तैयार किया जाता है, एक व्यक्तित्व तैयार किया जाता है, इन सब से एक पर्सनैलिटी तैयार की जाती है। हेल्थ हमने कवर करी। हेल्थ के बाद आएंगे हम हाइजीन। अरे ये हाइजीन क्या है? हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। अगर आप मानसिक रूप से स्वच्छ हैं, मानसिक रूप से फिट है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे आपने देखा होगा जो आजकल इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत खतरनाक, क्रिटिकल, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, तो वो मतलब वो अपने मानसिक रूप मतलब वो खो चुके हैं, वो पागल हैं, उनको तो उड़ा देना चाहिए इस दुनिया से। तो हाइजीन क्या बोलती है? हाइजीन वर्ड की अगर बात करें, दी हाइजीन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक भाषा से हमने हाइजीनिस से लिया गया। ये हाइजीन वर्ड है, हाइजीनिस से लिया, और इसका अर्थ है स्वास्थ्य। इसका जो उन्होंने अर्थ बोला है वो बोला है हेल्थ एकदम। हाइजीन इज ऑल्सो टर्म एज हाइजिया के नाम से भी उन्होंने पुकारा है ग्रीक भाषा में, बट इन्होंने ये बोला था कि जो हाइजिया मीन्स जो है ग्रीक भाषा में मीन्स गॉडेस ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य की देवी, स्वास्थ्य की देवी। ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिलेगा हाइजीन वर्ड कहाँ से लिया? ग्रीक भाषा, चाइनीज, अमेरिकन, फ्रेंच। आंसर इज ग्रीक। अच्छा, किस वर्ड से लिया? हाइजीन से। अच्छा, हाइजिया मीन्स क्या होता है? स्वास्थ्य की देवी। मतलब ग्रीक साम्राज्य की मैं बात करूं, वहां पर जो है स्वास्थ्य की देवी का जो दर्जा दिया गया था। और मैं बताना चाहूँगा वहाँ के लोग इतने साफ सफाई से रहते थे, गंदगी बिल्कुल नहीं रहती थी, एकदम स्वच्छ रहते थे। अब धीरे धीरे आपको पता है लोग इतने गंदे, सर्दियों में तो नहाते भी नहीं है। हम आएंगे, कवर करेंगे हाइजीन पर। तो ये क्वेश्चन आपके KVS, NVS, TGT, PGT, एंट्रेंस एग्जाम, BPED, MPED सब में पूछा गया। चेक कर लेना पेपर, अगर नहीं है तो मेरे से बोल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइजीन जो होती है, स्वच्छता की हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर्सनल, नंबर 2 एनवायरमेंटल। पर्सनल जो होती है, पर्सनल उसको बोलते हैं इंटरनल हाइजीन। पर्सनल को हम बोलते हैं इंटरनल हाइजीन। और जो इन्वायरमेंटल होती है, इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण जो हाइजीन होती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हाइजीन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन को इंटरनल हाइजीन बोलते हैं, अपनी वाली, जो अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है एक्सटर्नल, इन्वायरमेंट का मतलब एक्सटर्नल हाइजीन या इन्वायरमेंट कि मतलब बाहर का वातावरण गंदा हो गया इसलिए उससे हम गंदे हो गए, उसकी चपेट में हम आ गए। पर्सनल का मतलब है खुद चपेट में आए, बट आप धीरे धीरे एक एक लोगों को भी आप परेशान कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल जो हाइजीन होती है, इन्वायरमेंटल हाइजीन होती है, उसमें एक साथ सारे लोग चपेट में आ जाते हैं। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों का कोरिलेशन एक अपने आप में। मैं घर में बीमार हो गया तो मेरी पर्सनल हाइजीन खराब होगी, मेरे को होगी खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, तो मैं एक एक करके सबको पहुँचाऊँगा, उनके चादर में घुस जाऊँगा, टॉवेल का यूज़ कर लूँगा, तो वो भी इन्फेक्टेड होते चले जाएंगे। तो एक एक करके व्यक्ति पीड़ित होगा। इन्वायरमेंटल में क्या होता है, अगर ऐसा एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए तो सब चपेट में आएंगे, नॉइज पॉल्यूशन हो जाए तो सब चपेट में आएंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो सबको स्प्रेड हो रही हो, जैसे कोविड, तो सब आए थे ना, एक नहीं आया था ना। तो पर्सनल हाइजीन को पर्सनल हाइजीन को इंटरनल हाइजीन बोलते हैं और इन्वायरमेंटल हाइजीन को एक्सटर्नल हाइजीन बोलते हैं। पर्सनल हाइजीन क्या होती है वो भी हम कवर करते हैं। एलिमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, छोड़ना नहीं है। पर्सनल हाइजीन में बात करूं मतलब आपकी खुद की व्यक्तिगत स्वच्छता, आप कैसे नहा रहे हैं, आप कैसे ब्रश कर रहे हैं, कितनी साफ सफाई से रह रहे हैं, कितने कपड़े चेंज कर रहे हैं, ये ओवरऑल। और एक एक करके हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीनिंग ऑफ द हेड, सिर की सफाई। अगर आप टू टाइम जो है अपने खोपड़ी की सफाई कर रहे हैं, बालों की सफाई कर रहे हैं, तो माइस नहीं पड़ने वाले हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम माइस, जो आपके जूं पड़ जाते हैं ना आपकी खोपड़ी में, जो माँ उनको निकालती है फिर मारती है,
ये एक अपने आप में पर्सनल हाइजीन गंदी होने की वजह से आपके शरीर में माइस पड़ जाते हैं, जिसको जू बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बोले जू भी नहीं रह गई। तो ये जो बालों के अंदर जो पड़ जाते हैं, बाल जो होते हैं अल्फा क्रेटीन के बने हुए होते हैं हमारे बाल, अल्फा क्रेटीन के, और उनमें घुस जाते हैं माइस, मतलब जू। अब इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब खोपड़ी में माइस ज़्यादा पैदा हो जाए तो खुजला खुजला के आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, समाज में बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, खुजला रहे हैं, तो आपको दूसरे लोग क्या देखेंगे, अरे पागल वागल हो गया क्या, मतलब आपसे घृणा करने लगेंगे। हाइजीन एक अपने आप में पर्सनल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा एलिमेंट माना जाता है। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे जी तो पागल हो गया, खुजला रहा, नहा के नहीं आया, इसने शैम्पू नहीं किया है ना, 10 दिन से ही नहाया, उसको उल्टा सीधा बोलेंगे। अब वो उल्टा सीधा बोलेगा, आपको बुरा लगेगा, फिर वहाँ पर क्या होगा, मतभेद होगा, और मतभेद होगा तो मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, और मेंटली डिस्टर्बेंस होगा तो आप जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपका मन नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कैसे को जो है कोरिलेट है चीज़ें आपस में। तो एक क्वेश्चन नोट करते चले जाना। अब आ जाओ क्लीनिंग ऑफ आई, आँख, ईयर, नोज एक ही साथ में मैंने ली, हालांकि ये तीनों एक अपने आप में स्पेशल सेंस ऑर्गन है, स्पेशल सेंस ऑर्गन है। हमारी बॉडी में स्पेशल सेंस जो ऑर्गन है वो 5 स्पेशल सेंस ऑर्गन है। कितने हैं? 5। अब इसमें मैं बात करूं आई का। आई से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपकी जो आई है, आई की बात करूं आंख, आंख से क्वेश्चन क्या बना है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आंखों में पानी डाल के आप साफ सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी साइड में कॉर्नर में जम जाती है, और जैसे ही आप पर किसी की नज़र पड़ती है और जब गंदगी रहती है तो वो नफरत करने लग जाता है, भाई नहा धो लिया कर, साफ सफाई कर लिया कर। अधिक मात्रा में गंदगी रहेगी तो आपने कुछ दिन पहले एक बीमारी का नाम सुना होगा, कोरोनल जीरोसिस। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, कोरोनल जीरोसिस। कोरोनल जीरोसिस ये विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है, आँख की बीमारी होती है, और आपने मोतियाबिंद बीमारी का नाम सुना होगा, मोतियाबिंद। ये मोतियाबिंद आँख पर प्याज का जो छिलका पतला सा होता है, ऐसी आँख पर एक लेयर बन जाती है जिसको कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं, कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं मोतियाबिंद। और ये बीमारी बड़ी डेंजर है, हमें दिखता नहीं है ना। तो कोरोनल जीरोसिस आई को प्रभावित करती है, मोतियाबिंद आई को प्रभावित करती है, मतलब आंख को प्रभावित करती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखा होगा आपकी आंख से आंसू आते हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, बैठे बैठे, पड़े पड़े, सोते सोते। इसका मतलब है आपकी आंख में एक मैं आपको बताना चाहूँगा, लैक्रीमल एक ग्लैंड है जो कि आंख में पाई जाती है। तो लैक्रीमल ग्लैंड जो है आपकी आंख से टीयर निकालती है, आंसू निकालती है। ये अगर इम्बैलेंस होती है, इसको कोई बीमारी, आपके शरीर को कोई बीमारी, बुखार, टेंशन, तनाव, चिंता कुछ भी होता है तो ये बेचारी डिस्टर्ब हो जाती है। ये क्या करती है ना, टेंशन में आंसू निकालती रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंख से आंसू किस ग्लैंड से निकलते हैं? लैक्रीमल ग्लैंड्स। लैक्रीमल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? आंख में। आंख की इंपॉर्टेंट बीमारी कौन सी है? मोतियाबिंद। दूसरी कौन सी है? कोरोनल जीरोसिस। कोरोनल जीरोसिस किस विटामिन से होती है? विटामिन ए से। आ जाओ ईयर पर। ईयर का मतलब होता है कान। अब इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, कान में हम जो हमारा कान जो है हमेशा म्यूकस छोड़ता है। आप बोलेंगे म्यूकस क्या है? म्यूकस का मतलब होता है एक जेली, एक द्रव्य पदार्थ टाइप का एक म्यूकस, वो हमारी मांसपेशियों से निकलता रहता है। तो वो कान में इकट्ठा हो जाता है, उधर से धूल के कण आते हैं, कान में घुसते रहते हैं, धूल मिट्टी वायु के कण, वो इकट्ठा होकर मल बना लेता है, गंदगी बना लेता है, और वो उससे क्या कान बंद हो जाता है। फिर आप जो है किसी की मदद से निकालते हैं। तो जब वो कान बंद हो जाता है, सुनने में दिक्कत होती है, कोई आवाज़ देता है, हेलो अंकित, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो इसका मतलब कान में गंदगी जमा हो गई, और उस कान में गंदगी जमा होने की वजह से आपका जो टिम्पोनिक मेम्ब्रेन होती है, लिख लेना, टिम्पोनिक मेम्ब्रेन, ये एक टिम्पोनिक मेम्ब्रेन कान में होती है, वो इससे प्रभावित होती है। उसको प्रॉपर तरीके से जो साउंड है वो पहुंच नहीं पा रहा है, और ये आपको सुनने में बाधा करती है, दिक्कत करती है, क्योंकि ये स्पेशल सेंस ऑर्गन है।
आप इस बात को जानते हैं कि अगर कान डैमेज हो जाए तो हमारे बहुत सारे काम जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो टिम्पोनिक मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? कान में। टिम्पोनिक मेम्ब्रेन किसका हिस्सा है? कान का। कान कैसा ऑर्गन है? स्पेशल ऑर्गन। कान के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, मैंने हमेशा आपसे बात करी है। फ्लूइड मतलब होता है द्रव्य पदार्थ। तो द्रव्य पदार्थ कान के अंदर भरा रहता है और वो हमारी बॉडी का बैलेंस करता है। क्या करता है? बॉडी का बैलेंस करता है, संतुलन करता है। आपने किसी के चांटा मार दिया कान पर और चांटा कान पर मारा और चक्कर खा गिर गया, तो उस कंडीशन में गिर जाता है, उसके कान का एंडोलिम फ्लूइड जो है वो हिल गया है और हिलते ही स्पेशल सेंस ऑर्गन चक्कर आते हैं और गिर जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कान पर चांटा नहीं मारना है। कभी कभार ऐसी कंडीशन भी आती है कि जो बोलते हैं मैंने कि चांटे में कान का पर्दा फाड़ दिया, वो टिम्पोनिक मेम्ब्रेन है, उसमें टीयर 1 आ जाते हैं, 2/3 जो भी है, मतलब हम बोल सकते हैं कि खिंच जाती है, फट जाती है, आपकी भाषा में जो भी है। तो क्वेश्चन बनेगा ईयर क्या है? स्पेशल ऑर्गन। नोज क्या है? स्पेशल सेंस ऑर्गन। आई क्या है? स्पेशल सेल्स ऑर्गन। एंडोलिम फ्लूइड कहाँ होता है? कान में। वो क्या करता है? बैलेंस का काम। टिम्पोनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है? कान में। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। नोज, नोज जो है ये अपने आप में स्पेशल सेंस ऑर्गन है, सूंघने के लिए। अगर ये खराब हो जाए, और ये खराब तब होती है जुकाम में, आप पहचान ही नहीं पाते किस में से कैसी महक आ रही है, बदबू आ रही है, जो भी है, तो जुकाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि ये स्पेशल सेंस ऑर्गन है। तो इसको भी आप साफ सफाई करनी है, कान को भी साफ सफाई करनी है, आंख को भी साफ सफाई करनी है, इसीलिए इसको पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। इन तीनों में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ साथ लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और लोग आपसे घृणा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीनिंग दी माउथ। मुंह की साफ सफाई, खूब तानसेन, रजनीगंधा, गोल्ड मोर खा रहे हैं और जब उनसे बात करते हैं, हेलो भाई साहब कैसे हैं, उनके मुंह से इतना खतरनाक भभका निकलता है जैसे AK-47 बाहर कर दिया। वो आदमी इतना, मैं तो इतना घायल हो जाता हूँ, मैं किसी भी गुटकेबाज से बात नहीं करता, कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी से बात करता हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, किसी किसी को जो मुंह से निकलने वाली जो भाप होती है, बदबू होती है, वो किसी किसी को दिमाग पर चढ़ जाती है, किसी किसी को उल्टी आ जाती है। तो माउथ को साफ करते रहना है, दांतों को साफ करते रहना है। तो हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं और एक हम बोल सकते हैं एक अपने आप में बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी ये हमारे माउथ के अंदर होती है। और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम मुंह को साफ करेंगे, दांतों की साफ सफाई करेंगे, तो हमें जो है हमारे मुंह से जो बदबू है टमाटर जैसी, पालक जैसी, तो वो नहीं आएगी। जो साफ सफाई करेगा अच्छी तरीके से, जी भी करेगा, जो भी सब कुछ करेगा। अब इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दांत पर जो है येलोनेस आ जाती है, जो लोग ब्रश नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, तो वो जो है हमारी जो फ्लोराइड की वजह से येलोनेस आ जाती है। उसके साथ साथ मसूड़े अगर सड़ रहे हैं, बदबू आ रही है, मसूड़े सड़ रहे हैं, तो आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, पारिया। पायरिया एक रोग होता है जो कि हम बोल सकते हैं विटामिन C की कमी से होता है। उसके मुंह में तो बहुत डेंजर बदबू आने लगती है, AK-47 ले लो, जेट ले लो, सब चल जाते हैं मुंह से। पायरिया वाले हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो विटामिन C की कमी से ये रोग होता है। नोट कर लेना, 32 दांत होते हैं और दांत जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कैनाइन, इंसिजर, मोलर, प्री मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। 32 दांत हमें देखने को मिलते हैं। उनकी साफ सफाई की जिम्मेवारी हमारी बनती है, पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। फ्लोराइड की वजह से जो हमारे दांत येलोनेस हो जाते हैं, पानी में अधिक मात्रा में फ्लोराइड आने की वजह से येलोनेस आ जाती है। मसूड़े सड़ जाएं, दांत भी सड़ जाएं, तो समझ जाना पायरिया रोग हो गया है और जो विटामिन C की कमी से हुआ है। और इसका जो अच्छा सोर्स माना जाता है सही करने के लिए, वो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे आंवला, नींबू, ये सब लेना है। स्किन केयर आपने देखा होगा, तो चाह की अगर देखभाल कर रहे हैं, खुर्च के नहा रहे हैं, ब्रश लगा के नहा रहे हैं, तो आप ठीक रहते हैं। आप चले गए एक ऐसी जगह पर जहां आपको नहाने का मौका ना मिले, तो आपकी स्किन जो पहले हम बात करें एपिडर्मिस जो स्किन है, ये प्रभावित होने लग जाती है। इसके साथ साथ सब हो जाता है। स्किन का मतलब पूरी मसल समझ लो, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, पिंपल, सब एक्ने वैक्ने सब। एक चेयर पर लंबे समय तक बैठे हुए और खाज खुजली वाला जो बिस्तर है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपने नाम सुना हुआ
डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटा मतलब आप समझ जाओ कि स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं, नोट कर लेना। अब स्किन से रिलेटेड आपको मैंने बताया, जैसे खाज है, खुजली है, टिटनेस है, मसल्स को कवर कर लेती है, एक्ने है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, वो तो स्किन पर रही है ना, बट शरीर को प्रभावित कर रही है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना, किसी के गंदे कपड़े यूज नहीं करने, साफ पानी से नहाना है, डेटॉल डाल के नहाना है। तो यही तो पर्सनल हाइजीन है, इसमें कुछ नहीं है। वॉशिंग हैंड्स, आप गए खेलने कूदने के लिए और आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है 2 से 3 मिनट तक, रगड़, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके हाथ के माध्यम से मुंह में एंटर करते हैं और मुंह में एंटर करने के बाद आपको बीमार कर देते हैं। क्लीननेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रजनन अंगों की साफ सफाई, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैं बात करूं मेल और फीमेल में, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो अपने प्राइवेट पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल, उनकी साफ सफाई नहीं करते। उनकी साफ सफाई करना ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है। मैं खासकर बात करूं फीमेल की तरफ जाता हूं, तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्लीनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए उनको जो है एक्ने, पिंपल्स, खास, खुजली एंड ऐसी बीमारी जो हर्पीस टाइप की जो बीमारी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी सिम्टम्स लेके चली जाती हैं, क्योंकि हर कपड़े के अंदर, हर चीज़ के अंदर बैक्टीरिया, वायरस छुपा हुआ है, बट वो डिपेंड करता है किसकी बॉडी कमज़ोर है, उस पर वो अटैक कर देता है। तो लड़के भी, जैसे प्यूबिक हेयर है, आर्मपिट हेयर है, कौशिक हेयर है, इन हेयर की साफ सफाई करनी है, इनको समय समय पर रिमूव करते रहना है। ये भी एक अपने आप में पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको A to Z चीज़ें कवर जो हो रही होंगी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंटल हाइजीन, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हाइजीन। एक्सटर्नल हाइजीन, अब इन्वायरमेंट मतलब पूरा वातावरण गंदा हो गया तो सब गंदे हो गए, मोहल्ला भी गंदा हो गया, सब चपेट में आने वाले हैं। तो डेफिनेशन है, हम बात करें, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटामिनेट द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हानिकारक पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं तो उसे प्रदूषण कहलाता है, यह कहते हैं। अरे जब हम बात करते हैं प्रदूषण की, पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो पॉल्यूशन कैसे होता है? इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस वातावरण के अंदर आपने कोई ऐसी जहरीली गैस छोड़ दी है, मिट्टी को गंदा कर दिया है, पानी को गंदा कर दिया है, वहीं से हम जी रहे हैं, वही हमारा सोर्स है, वहाँ से वो चीज़ें हमारे पर अटैक करेंगी। तो कहने का मतलब है सब्सटेंस कॉन्टामिनेटेड, मतलब कोई एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो बहुत ज़्यादा गंदा है और उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब कुछ है, और उसकी चपेट में हम आ गए तो बीमार हो गए। जैसे मैं आपको अच्छी बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम मैं मतलब बनारस गया था, तो भाई मेरे यहाँ का जो पानी है और वहाँ के पानी में हम कंपेयर करते हैं, तो पानी आप हर 50 किलोमीटर की दूरी पर पानी की डेंसिटी चेंज हो जाती है मैक्सिमम जगह पर। तो अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर तो पानी की मारामारी है ना, और हम बात करें आप ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पानी की मारामारी, MP में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो हर पानी की मतलब दूरी बढ़ते बढ़ते पानी की डेंसिटी, घनत्व जो है चेंज हो जाता है, और घनत्व चेंज होने की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म पर, आपके डाइजेस्ट सिस्टम पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मेरे को भी लूज मोशन हो जाना और ना जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम, जब धीरे धीरे एडेप्टेशन होती है तब जाके हम फिट रह पाते हैं। तो कुछ केमिकल सब्सटेंस कंटामिनेट होकर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और वो हमें प्रभावित कर देते हैं। तो पॉल्यूशन ये एक अपने आप में डेफिनेशन को डिफाइन करता है। पॉल्यूशन रेफर दी वेरी कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर क्वालिटी एंड क्वांटिटी एकदम ठीक है, जैसे मैं बात करूं आर्मी के जितने भी सेंटर बने होंगे पूरे भारत के अंदर, आर्मी के सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, एयरफोर्स के सेंटर की बात कर रहा हूं, डिफेंस के जितने भी सेंटर हैं, जिसमें अगर तुम मतलब वो, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, राजस्थान में पानी की मारामारी है। MP की बात कर रहा हूं, MP में पानी की मारामारी है।
बट तुम आर्मी के सेंटर में जाओगे तो साफ सफाई क्लीनिंग इतनी अच्छी मिलेगी, उसका कोई जवाब नहीं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब मात्रा में इक्वल मिलेगी। वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, दिल खुश हो जाता जब भी हम आर्मी सेंटर में एंट्री करते हैं। ऐसा लगता है कि यहीं पे घर बसा लो। अगर इस इंडिया के अंदर सबसे अच्छा, अगर क्लीनिंग के साथ साथ इंटरनल की बात करूं, एक्सटर्नल की बात करूं, पर्सनल की बात करूं, एनवायरमेंटल हाइजीन की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं डिपार्टमेंटों में, सेंटरों में साफ सफाई देखने को मिलती है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो उसका कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट पर्सनल हाइजीन प्रभावित हो रही थी आपकी पर्सनल चीज़ों से, व्यक्तिगत चीज़ों से, जैसे दांत है, आँख है, आई है, कान है, जो पर्सनल खुद की जो चीज़ है। अब ये इन्वायरमेंट जो प्रभावित हो रहा है वो किससे हो रहा है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हम यहाँ पर एक छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर आप कर लेंगे 4, है ना। एक यहाँ पर आप छोड़ देंगे, यहाँ पर कर लेंगे 4। एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन कैसे, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दिल्ली सबसे दूषित शहरों में आता है, बनारस सबसे दूषित शहरों में आता है ना, और कानपुर है। ऐसे बहुत सारे हैं। और हमेशा आप सुनते हैं क्लीन सिटी इन इंडिया, सबसे स्वच्छ और बढ़िया एकदम फिट वाली आइडियलिक प्लेस वाली सिटी कौन सी? इंदौर। आप सुनते नहीं सुनते? इंदौर। और इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वहाँ के लोग भी साफ सफाई रखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है। बनारस, कानपुर, दिल्ली की बात करें, इतनी पॉपुलेशन है, इतने वाहन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ना जाने क्या क्या पौ पी पी करके धुआं निकाल दे रहे हैं, और एयर हमारा खराब हो जा रहा है। और एयर खराब होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज होगा। रेस्पिरेटरी जो है आपका एक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो एयर पोल्यूशन, एयर शुद्ध होनी चाहिए जीने के लिए, याद रखना। तो एयर पोल्यूशन जो वातावरण के अंदर जो गैसेज हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करूं, CO या CO2 की बात करूं, या मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, ये पूरे एनवायरनमेंट में घूम रही उल्टी सीधी अधिक मात्रा में, तो सांस के माध्यम से हम इनको लेंगे और ये हमें प्रभावित कर सकती हैं एयर पोल्यूशन से, और हमें कोई बीमारी लग सकती है। जैसे अस्थमा बीमारी का नाम सुना होगा आपने, अस्थमा बीमारी का नाम सुना होगा, टीबी का नाम सुना होगा। आपने देखा होगा जो लोग पत्थर का काम करते हैं, कोयले की खान में काम करते हैं, वो एयर पोल्यूशन के सबसे ज़्यादा चपेट में आते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे स्टेटमेंट वाले, समझने वाले, उनको भी आप समझ लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गर्मियों में 2022 की घटना बता रहा हूँ। पाली में पानी की मारामारी, ट्रेन में पानी जा रहा है तो पानी की मारामारी, और वो भी पानी साफ नहीं है, गंदगी है, क्लोरीन डाल के पता नहीं क्या क्या डाल के जो अब उसको फिल्टर किया जा रहा है, तब जाके पीने के योग्य बनाया जा रहा है। तो आपके पानी में कोई भी ऐसे कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंस अगर एंटर कर गई तो आपको कोई बीमारी लग जाएगी। और मैंने आपको बताया था, अभी मैं बीमारी पे कवर करूंगा, टाइफाइड जो बीमारी होती है वो दूषित पानी, भोजन, गंदी चीज़ों से होती है। तो हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है, इसीलिए बोलते हैं कि पहले ज़माने में हम कुओं से पानी पीते थे, बट आज के टाइम पे सबके घर में एक्वा वाटर लगा हुआ है, जो है पानी को प्यूरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, जो भी है, क्योंकि चीज़ें बदल गई समय के अनुसार। तो वाटर पॉल्यूशन जो है हमें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पानी की शुद्धता की जाती थी वह क्लोरीन डाल के की जाती थी। आपने कुएं में जो देखा होगा, गांव मोहल्ले में जहाँ से बिलोंग करते हैं देख रहे हैं, तो नॉइज पॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेंजरस। आपने देखा हो आज के टाइम में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा डीजे, साउंड, ड्रम बजने लगे हैं। छोटे मोटे जो फेस्टिवल आते हैं, जैसे मैं बात करूँ गणेश चतुर्थी जो आता है, और आपकी नवदुर्गे आते हैं, जो भी है, और आपके जो भी है मतलब मुस्लिम फेस्टिवल आते हैं, जो भी फेस्टिवल आते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, तो साउंड ड्रम का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने आते थे 10 बजे तक बजाएंगे, इससे नॉइज पॉल्यूशन, फिर गाड़ी है, हॉर्न है, पौ पी पौ, ये करने से हमारे कान का इंडोलिम्फ फ्लूइड डैमेज होता है, डिसबैलेंस होता है, और इससे हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारे ब्रेन में झंझनाहट होने लगती है। तो हमारा ब्रेन गया, मेंटल जो डायमेंशन था मैंने आपको बताया है, मेंटल डायमेंशन नॉइज पॉल्यूशन से प्रभावित होता है। और नॉइज पॉल्यूशन प्रभावित करेगा तो आप पागल भी हो सकते हैं, न्यूरो डिसऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लैंड पॉल्यूशन की मैं बात करूं, मतलब आपकी जो भूमि है वो बहुत गंदी हुई है। उस भूमि का हम बात करें, जो मिट्टी है वो किसी के योग्य नहीं है, फर्टिलाइजेशन खत्म हो चुका है उस मिट्टी से, मतलब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उग ही नहीं रहे हैं, वो मिट्टी किसी काम की नहीं है, इन्फेक्शन करते रही है। आपने देखा हो कुछ मिट्टी ऐसी होती है, ला के घर बनाते हैं तो मिट्टी जो सीमेंट है पकड़ नहीं पाता है और वो घर जो गिरने लग जाता है, बर्थ करते हैं उसमें सीलन आने लग जाती है। तो मतलब वो मिट्टी एक ऐसी है, उसके अंदर अच्छी मात्रा के क्वालिटी के कुछ केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी उसको फर्टिलाइज करके रखते हैं मिट्टी को, वो नहीं है। और इस मिट्टी के अंदर जो है ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस छुपे रहते हैं, किसी ना किसी माध्यम से, गिरने से, टच होने से वो हमारे में एंटर करते हैं, हमें कोई रोग लग जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। कल की वीडियो में ऐसी एमसीक्यूज मैराथन क्लास शेयर करूंगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस में कवर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना के ऊपर हम बात करेंगे। वायुमंडल आखिर में है क्या? वायुमंडल में बात करूं, ये मैंने बना दी अर्थ, ये मैंने बना दी अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर 71% जो है आपको पता है पानी है, और 29% आपका जो है लैंड है, भूमि है। नोट करते चले जाना। पहले 70 था, तो पुराने जो क्वेश्चन होंगे ना 70 देगा, और फिर 30। धीरे धीरे हमारे ग्लेशियर जो है बर्फ पिघलने लगी, पानी का स्तर बढ़ने लगा। तो ऐसा नहीं है कि 70 ही रहेगा, बढ़ेगा आने वाले समय में। जो आपका मैं बात करूं, जो छोटा सा हमारा कंट्री है मालदीव, लोग हनीमून बनाने के लिए जाते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, वो आधा डूब चुका है। आने वाले, साइंस ने बोला है, आने वाले 50 सालों में पूरा डूब जाएगा, आधा जापान डूब जाएगा। 50 सालों की बात कर रहा हूँ। तो पानी का स्तर बढ़ रहा है तभी तो 71% जो है पानी है अर्थ पर, पृथ्वी पर, 29% लैंड है भूमि पर। अब उसके बाद इस पृथ्वी के अगल बगल में बात करूं, ये अगल बगल में बात करूं, इसके अराउंड में मूव करता हूं, पूरा वायुमंडल की संरचना को समझने का प्रयास करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस विथ टू मोस्ट एबडेंट एंड वंस बीइंग नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी जो है 1% इंक्लूड गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ द एलिमेंट। कहने का मतलब है इस पृथ्वी के अगल बगल वायुमंडल की बात करूं, वायुमंडल की बात करूं, पृथ्वी के अगल बगल, पृथ्वी के तल से चारों ओर, पृथ्वी का तल, मैंने सपोज दैट यहाँ पे मैंने बना दी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, और इसके चारों ओर की बात कर रहा हूं, लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में एक, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे एक आवरण पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है। वो लेयर है आपकी गैसों की, और वो गैस जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज पूछता है, सबसे कम परसेंटेज पूछता है। तो सबसे ज़्यादा वाला ही क्वेश्चन बनता है, किस 800 किलोमीटर की दूरी में या वातावरण में, वायुमंडल में, संरचना में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आंसर इज नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिख लेंगे तीसरे नंबर पर मैं बात करूँ 0.93 वो है आपकी आर्गन, और चौथे नंबर की मैं बात करूँ, चौथे नंबर 0.03% वो है आपकी, जिसको हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये एक गैस का एक सीक्वेंस है, मैच करने के लिए भी दे सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबको पता है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड आप सब लोग नोट कर लेना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 800 किलोमीटर के दायरे में ये फैली हुई है। वो लेयर कौन कौन सी हैं? वो लेयर उसके बाद और भी हैं जो कम मात्रा में, ट्रेस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेस का मतलब होता है कम मात्रा में, जिनकी बहुत कम मात्रा है, सूक्ष्म मात्रा में, इन तत्वों की बहुत कम मात्रा में। तो 78% तो नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई, और 1% में जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, बाकी जो बची हुई हैं वो सब में अलग अलग गैसेस ले लो। अब इस इन्वायरमेंट को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इस पूरी, ये सपोज दैट ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी,
और इस पृथ्वी की मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पृथ्वी के मैंने बताया था अगल बगल में जाएं, यहाँ पर अगल बगल में जाएं, ऐसे मैं इसको कर देता हूँ। जब आप अगल बगल में जाने का प्रयास करोगे और 800 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 800 किलोमीटर अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं एक, और उसके बाद 800 किलोमीटर के दायरे में आपकी 5 लेयर देखने को मिलती हैं। अर्थ्स एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर। 5 परत हैं। कितनी परत हैं? 5। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आ गया? ये हेल्थ एजुकेशन का ही पार्ट है, एक्सटर्नल हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, एक्सटर्नल हाइजीन का पार्ट है, क्योंकि इसी के अंदर ही तो आप रहते हैं। इससे आप प्रभावित होंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्षोभ मंडल। दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। तीसरा है मीसोस्फेयर, मध्य मंडल। और चौथा है थर्मोस्फेयर, समताप, थर्मो मतलब टेम्प, टेम्प मतलब ताप, एक्सोस्फेयर, भामंडल। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा इस इन्वायरमेंट में कितनी लेयर है? 5। वायुमंडल में कितनी लेयर है? 5। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 800 किलोमीटर के दायरे में। उसके अब पे चीज़ें बाहर हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, आप सब लोगों ने सुना होगा वायु दाब। हम बोल सकते हैं जो वायु का दाब होता है, ये क्वेश्चन नोट करके लिख लो आप। वायु दाब को या हम बोल सकते हैं एयर प्रेशर की जब हम बात करते हैं, किस यंत्र से, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा होगा बैरोमीटर इंडिकेट करता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जब एंटीना एकदम झटके से गिर जाए तो वो किसका संकेत देता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। आपने देखा होगा तूफान, बरसात समय आता है, आपको खबर लग जाती है कि तूफान आने वाला, भाई सब एक्टिव हो जाओ। तो आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। अब मैं बात करूंगा क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी ये रही जो ग्रीन कलर की है, और क्षोभ मंडल जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। हम बोल सकते हैं कि 12 से 20 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है पहली लेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब है क्षोभ मंडल, और इस क्षोभ मंडल में उथल पुथल, आंधी, तूफान, वर्षा सब इसी मंडल में होता है। नोट कर लो, आंधी किस में आती है? क्षोभ मंडल में। तूफान किस में आता है? क्षोभ मंडल में। वर्षा किस में होती है? क्षोभ मंडल में। जलवाष्प किस में होता है? क्षोभ मंडल में। ये सब के सब क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे समताप मंडल जो है ये एक अपने आप में एवं मिलेगी 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में। और इसी समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, इसी में पाई जाती है। मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ ओजोन लेयर। मतलब ओजोन लेयर की मैं बात करूँ, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 ओजोन का फॉर्मूला है। ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, सूर्य की किरणें जो आती हैं, ओजोन लेयर जो है इसको बचाने का काम कर रही है। ये नहीं होती तो हमें बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर हो जाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओजोन डे कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ओजोन डे 16 सितंबर। और ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। दूसरी लेयर का नाम क्या है? समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ये सारे क्वेश्चन, इसमें ना तो वर्षा मिलेगी ना ही बादल मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस प्रोटेक्शन का काम कर रही है। फिर मध्य मंडल में आते हैं, तीसरी लेयर में। मध्य मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए। इस भाग में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर के दायरे में जो है हमें देखने को मिलती है। इसमें हम बोल सकते हैं
कहाँ है हमारा मीसोस्फीयर। इसमें जो है हमारे मध्यमंडल की बात करें, उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। उल्का पिंड मैंने जो कल ही पढ़ाया था, तो ये जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आते हुए, टकराते हुए, गिरते हुए, नष्ट होते हुए, है ना। तो मध्यमंडल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना, सिर्फ ये बनेगा। इंपॉर्टेंट है पहली दूसरी। अब है ट्रोपोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर की बात करूं तो अब इसके अंदर जो है आपने देखा होगा, ट्रोपोस्फीयर की हम बात करते हैं तो एक अपने आप में हम बोल सकते हैं, ट्रोपो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक अपने आप में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद एक नई, एक हम बोल सकते हैं इस लेयर में भी हमें कम मात्रा में हमें जो है कुछ टाइप के सैटेलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें जो है ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, जो बनेगा वो एक्सोस्फीयर से बनेगा, एक्सोस्फीयर से बनेगा, वायुमंडल से बनेगा। इसीलिए इसको आप कट कर देना और इसको थोड़ा कट कर देना, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला, इसी लेयर में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। आप बोलेंगे सैटेलाइट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा यहाँ से छोड़े जाते हैं। और मैंने बताया था आपको हमारे पास स्पेस है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करता हूँ, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैंने इसको लास्ट में हमने क्या किया, सैटेलाइट्स एंड ये सारी चीज़ें पहले दूसरे इसमें भी मिल जाता है ट्रोपोस्फीयर में, बट यहाँ पर तो यहाँ पर मैं बात करूँ सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट हमारे दो प्रकार के होते हैं। मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, जो मनुष्यों के द्वारा श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं, भारत के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो एक होता है GSLV और एक होता है PSLV। GSLV का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जो ऐसे घूमते हैं, ऐसे में जो बोल रहा हूँ। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर मतलब ध्रुवों पर घूमते हैं। पोल का मतलब होता है ध्रुव, पोल मतलब होता है ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऐसे घूमते हैं वो वर्टिकली। जियो स्टेशनरी ऐसे घूमते हैं हॉरिजेंटली, इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। नोट करते चले जाना। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड हाइजीन का, एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके डिफाइन कर दिया जाता है। बीपीएड में जब पहुँच जाएंगे तो इसको आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर, फिर जैसे सेकंड उसमें आएंगे, सेमेस्टर में आएंगे तो हेल्थ एजुकेशन अलग हो जाएगा, फिर मास्टर में आएंगे तो पूरा एकदम अलग हो जाएगा टोटली। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज, मानव की जितनी भी बीमारी है उनको हम कवर करते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज की मैं बात करूं तो हमने ह्यूमन डिजीज को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट करने से फैलती है, वार्तालाप करने से फैलती है, हैंड शेक करने से फैलती है, टच करने से फैलती है, ये बीमारी कम्युनिकेट होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल, जो अपने आप फैल जा रही हैं या किसी कमी से हो जा रही हैं, ऐसी बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से हम जानते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब संचारी रोग, वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। मेरे को कोविड है और मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं गले मिला, क्या हाल चाल है भाई, उसको भी कोविड हो गया। तो ये कॉन्टाजियस है। कम्युनिकेबल डिजीज को हम बोलते हैं कॉन्टाजियस, छुआछूत की बीमारी, टच होने से बीमारी, कॉन्टामिनेट से बीमारी। मेरे को है एक्जिमा, मतलब खुजली, खुजा खुजा के लाल पाड़ दिया, और मैं भी गया, हाँ भाई क्या हाल चाल है, मैंने उसका हाथ से किया, हैंड से किया, गले मिला, टच हुए, खाना पीना खाया, लग गया और उसको भी खाज कोई लिया हुई। कॉन्टामिनेट, टीवी कांसी कर दी उसके मुंह पर, निकले उसके मुंह से अवशेष और उस पर जाके चिपक गए और सांस के माध्यम से उसने अंदर ले लिए। तो टीवी कॉन्टाजियस, हाईली कॉन्टाजियस बीमारी है, कॉन्टामिनेटेड बीमारी है, कम्युनिकेबल बीमारी है, टीवी ट्यूबरक्लोसिस। और एक आपके लिए क्वेश्चन है,
टीबी की जो बीमारी है बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है? प्लीज कमेंट करके बताना। 2 क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं। नॉन कम्युनिकेबल की बात करूं, दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन अनअफेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। ये वे रोग हैं जो प्रभावित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते। ये फैलते नहीं है, अपने आप होते हैं। इनको हम अपनी प्रॉब्लम की वजह से अपने आप बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे रोग होते हैं, अरे यार ये तो फिट था, ये कैसे हो गया, मतलब खुद उसकी बॉडी ने बीमारी बना ली। जैसे 3 टर्म बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए। आपने एक तो बहुत सुना होगा, वो है पेंडेमिक। तो पहले इसी को बता देता हूँ पेंडेमिक क्या है। अ डिजीज विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये की पॉइंट है याद करने का, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल गई हो, पूरे विश्व में फैल गई हो, पूरी दुनिया में फैल गई हो, सब लोग चपेट में आ गए हो, जैसे एड्स, कोविड-19, ये वो बीमारी है पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अमेरिका में इसका केस 1981 में देखने को मिलता है। एड्स का पेशेंट जो है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी इसकी फुल फॉर्म है। और ये बीमारी ऐसी है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो इसको पेंडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल फैल चुकी है, जैसे कोविड। और ये दोनों, ये कोविड तो हाईली कॉन्टेजियस है, बट ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है सीमन, ब्लड के माध्यम से, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से, ब्लड कॉन्टैक्ट से ये बीमारी फैलती है। या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब हमारे 2 फ्लूइड, 2 हमारे पार्टिकल, जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में टच होंगे तब जाके ये बीमारी होगी। तो कोविड-19 तो आपने जो है गेट टच कर लिया, व्यक्ति टच कर लिया, किताब टच कर ली, तो ऐसे फैल जाता। तो ये हाईली कॉन्टेजियस थी। नेक्स्ट एपिडेमिक पे बात करते हैं। एपिडेमिक मतलब भी महामारी होता है, बट इसका कम होता है। स्प्रेडिंग अ डिजीज एमोंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नोट करना, कॉजिंग अ लॉस ऑफ लाइफ एंड सेम प्लेस और सेम टाइम। कहने का मतलब है किसी बीमारी की बहुत बड़ी संख्या में लोगों में फैलना, जिससे एक ही स्थान पर और कुछ समय के लिए बहुत अधिक जनित हो। कहने का मतलब है एक ही प्लेस पर बहुत सारे लोग एक ही समय पर प्रभावित हो जाएं। वो है प्लेग की बीमारी, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, हैदराबाद में, सब जगह पर फैली हुई थी। और प्लेग बीमारी जो होती है, नोट कर लेना, यर्सीना पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो चूहे के अंदर पाया जाता है, रोडेंट फ्लीज के अंदर पाया जाता है। चूहा मर जाता है, उसके अंदर से एक बैक्टीरिया निकलता है, वो जाता है और हमें बीमार कर देता है। हमें विदिन 15 से 20 दिन के अंदर जो मृत्यु हो जाती है। प्लेग एक एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। चूहे के अंदर बैक्टीरिया निकलता है, उससे बीमारी होती है, भारत के अंदर से खत्म हो चुकी है। एंडेमिक अ डिजीज विच आर रेगुलरली फाउंड एमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप, की पॉइंट बता रहा हूं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे गोइटर, एक रोग जो नियमित रूप से लोगों में विशेष समूह में पाया जाता है, जैसे जो है गंठमाला एक निश्चित इलाके या देश तक ही सीमित रह जाता है। आपने देखा हो एक सीजन आती है गर्मियों में, और उस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा गोइटर घेंगा रोग हो गया, उस मोहल्ले में जो है गलछुआ हो गया, गलकंट हो गया। तो गोइटर जो आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है, एक जगह पर एक समूह में जो पाया जा रहा है, तो ऐसी बीमारी को हम बोल सकते हैं। और एक ही जगह पर और लार्ज लोगों को कवर कर ले, तो वो है आपकी एपिडेमिक। और एक ही बीमारी मतलब हम बोल सकते हैं एक विशेष समूह पर, देखो स्पेशल, विशेष, पर्टिकुलर और अमाउंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, पर्टिकुलर और वर्ल्ड, ये की पॉइंट्स मैंने हाईलाइटेड कर दिए। तो ये ऐसी बीमारी हैं, ये तीनों बीमारियों के अंदर सारी बीमारियों को हम कवर कर लेते हैं। तो इनको नोट कर लेना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में आने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन ह्यूमन डिजीज मीन्स कौन सी बीमारी किससे होती है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे बैक्टीरिया से हुई है, वायरस से हुई है, फंगस से हुई है, प्रोटोजोआ से हुई है, हेलमिंथ से हुई है, किससे हुई है। तो हालांकि ये सारी वो बीमारी हैं सेलेक्टेड हैं, इनमें भी सेलेक्टेड होती है जो बार बार रिपीट होती है। बैक्टीरिया डिजीज की मैं बात करूं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, हम बात करने वाले हैं जीवाणु की।
अब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? डिसेंट्री मतलब आपको लूज मोशन, बार बार पर एटीएम जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको पेट डाइट सिस्टम आपका इम्बैलेंस हो जाता है। प्लेग की बीमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चूहे के अंदर यर्सीना पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है और वो मरने के बाद हमारे अंदर एंटर होता है, हम जब उसके चपेट में आते हैं तो हम लोगों को प्लेग की बीमारी हो जाती है। महाराष्ट्र, कोल्हापुर, हैदराबाद ये एक समय पर चपेट में थे, अब भारत से ये बीमारी खत्म हो चुकी है। डायरिया, गंदा दूषित पानी, भोजन, कॉन्टामिनेटेड, मक्खी भी लेके जा सकती है, नोट कर लेना। कॉलेरा, खसरा जिसको हम बोलते हैं, बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड, इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट, टाइफाइड वेरी डेंजरस डिजीज। इसका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट, जिससे हम जांच करते हैं टाइफाइड। ये भी दूषित पानी, फूड एंड वाटर से होता है। गंदा पानी से, गंदे भोजन से ये बीमारी होती है और इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो है वो खराब हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको बोलते हैं निमोनिया, बट कुछ लोग इसको फर्स्ट टाइम पिनमोनिया पढ़ते हैं। निमोनिया भी एक बीमारी होती है, ये भी एक अपने आप में बैक्टीरिया से हमें देखने को मिलती है। पिनमोनिया मत पढ़ना इसको। अब हम बात करेंगे वायरल डिजीज, मतलब विषाणु, विषाणु से होने वाले रोग। जीवाणु, विषाणु। आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं कि जीवाणु की खोज किसने करी और विषाणु की खोज किसने करी, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। तो कॉमन कोल्ड, जो घाम जब हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल सेंस ऑर्गन, नाक, ये प्रभावित होने लगती है। मम्स, मम्स आपको पता है ये एक अपने आप में गलकंड जो है ये फूल जाता है, ये भी वायरस से होता है। वायरस कौन कौन से वायरस हैं डालना, टाइप्स ऑफ डिजीज, वाई अनु जिम्नास्ट वीडियो निकल के आ जाएगी, एक मैराथन क्लास आपके सामने, उसको देख लेना, इसको देख लेना, टेंशन खत्म। वो कल मैं लेकर आऊंगा या शाम को दूंगा एक MCQ सीरीज मैराथन। मिजल्स, खसरा, लालपन सबको होता है एक बार, ये भी वायरस से होता है। वायरल हेपेटाइटिस डी, A, B, C, D, ये सब की सब लीवर को प्रभावित करती हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D लीवर को प्रभावित करती हैं। और इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि एक अपने आप में जो C जो है, एक हम बोल सकते हैं इसको स्लो किलर के नाम से जानते हैं, वेरी डेंजरस, मतलब एक अपने आप में साइलेंट किलर बोल सकते हैं आप इसको। तो A हुआ, B हुआ, इस सब की सब हेपेटाइटिस वायरस से होती है, लीवर को प्रभावित करती है। डेंगू आप जानते हैं वायरस से होता है। चिकनमोनिया वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियोमाइलिटिस वायरस से। पोलियो की एक ऐसी वैक्सीन है जो मुंह के माध्यम से दी जाती है, बाकी मैक्सिमम वैक्सीन पीछे हाथ में, बाजू में लगा के दी जाती है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन। फंगस डिजीज, तो फंगस डिजीज है, एक है आपका कैनेडिजेसिस डिजीज, ये आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं देखने को मिला, 1 डे एग्जाम में मिला, आया हुआ क्वेश्चन है। एथलीट्स फूड्स, आपने देखा हो किसी किसी के पैर ऐसे बड़े हो जाते हैं, छप्पा टाइप इसको आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिफेंट फूड्स। ये बीमारी जो है आपकी फंगस की वजह से होती है। प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया, एम्बियोसिस, अफ्रीकन फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, काला ज्वर, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। एक भी क्वेश्चन निकले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, निकल जाए तो चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। हेलमिंथ डिजीज, स्क्लेरोसिस और फाइलरसिस, ये सब हेलमिंथ डिजीज हैं। मैं समझता हूं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स, ये सारी बीमारी मैंने आपको बताई और मैंने आपको यही बताया कौन सी बीमारी कैसे फैलती है, कॉन्टाजियस है, कौन सी नॉन कॉन्टाजियस है, कुछ अपने आप होती हैं, कुछ बाहर से आती है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बताया। तो इस मैराथन क्लास में जब आप एक एक क्वेश्चन को नोट कर लोगे मैराथन क्लास का और समझ लोगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले एंट्रेंस एग्जाम जितने भी हैं सबको जो है अच्छा कर दोगे। कल फिर मैं मिलूंगा आपको एक MCQ सीरीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।